साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज़ बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज़ चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। हमारे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी खबरों प्राथमिकता से दिखाना हमारा पहला उद्देश्य है। इसके साथ ही हम लीगल अपडेट दिखाते हैं। इसके अलावा मसूदा विधानसभा से जुड़ी खबरें दिखाना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, वो यदि हमारे पास खबर भेजते हैं तो हम उस खबर को प्रॉपर मंच तक पहुंचाते हैं, उसकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं। हमारा न्यूज चैनल ऐसे कई लोगों को उनकी समस्याओं को निवारण कर चुका है। आज फिर हम आपके पास महत्वपूर्ण खबरें लेकर के आ रहे हैं। और अगर आपने हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आइए, आप भी हमारे परिवार के सदस्य बनिए, हमारे न्यूज चैनल से जुड़िए। आपकी खबरें भी दिखाना हमारी प्राथमिकता है। आइए आज की विशेष खबरें देखते हैं। कोरोना की तीसरी लहर के संक्रमण के चलते सरकारी गाइडलाइंस व सर्वोच्च न्यायालय तथा राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों की वजह से पूरे देश व प्रदेश के सभी विभागों में अब ज्यादातर काम वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है। उसके पीछे की मजबूरी हम सब जानते हैं। जान है तो जहान है। आज लगभग 2 साल से अधिक समय बीत चुका है, हमारी सारी व्यवस्थाएं चौपट हो चुकी है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में हम सब ने किसी न किसी रूप में अपने परिवार के सदस्य या किसी अजीज मित्र को खोया है। कोरोना की तीसरी लहर ने भी दस्तक दे दी है। ऐसे में हमारे पास खुद की व परिवार की सुरक्षा करना पहली जिम्मेदारी है। इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं की वजह से हम सब अपने घरों में बैठकर ही अपना काम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन, डॉक्टर्स, टीचर्स, मीडियाकर्मी, सफाई कर्मी जहां कोरोना वॉरियर्स बनकर फील्ड में काम कर रहे हैं, वहीं हमारी न्याय व्यवस्था भी इन दिनों बहुत ही निष्ठापूर्वक अपना कार्य संपादित कर रही है। हमारे प्रदेश की सभी अदालतें ऑनलाइन एप्लीकेशन स्वीकार करते हुए ऑनलाइन बहस सुन रही है, ऑनलाइन ही मेल पर ऑर्डर ट्रांसफर कर रही है। यही नहीं, ऑनलाइन स्टे एप्लीकेशंस पर बहस हो रही है, स्टे ऑर्डर दिए जा रहे हैं, जमानतें स्वीकार हो रही है, रिविजन्स डिसाइड हो रही है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आज नया आदेश जारी करते हुए प्रदेश की सभी अदालतों में 28 जनवरी तक वर्चुअल सुनवाई के आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट में पहले से ही 28 जनवरी तक वर्चुअल सुनवाई के आदेश जारी हो रखे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के आज कई अधिवक्ताओं से इस संबंध में वार्ता होने पर उन्होंने वर्तमान हालातों के मद्देनजर इस व्यवस्था को सही बताया है। अधिवक्ता रविंद्र पालीवाल ने बताया कि आज ही उन्होंने बलात्कार जैसे संगीन मामले में अग्रिम जमानत के आवेदन पर बहस की और न्यायाधिपति ने उनकी बहस सुनकर प्रकरण के तथ्यों के आधार पर उनके मुवक्किल रूप सिंह निवासी श्री महावीर जी जिला करौली की जमानत स्वीकार करके उसे राहत प्रदान की है। उन्होंने बताया कि कोर्ट्स में अगर भौतिक रूप से सुनवाई होती तो भी वो इसी प्रकार से पैरवी करते और अपने मुवक्किल को राहत दिलवाते। इस प्रकार जो वैकल्पिक व्यवस्था मजबूरी में बनी है, वह आमजन को सस्ता व सुलभ न्याय दे पा रही है। अब आमजन को घर बैठे सस्ता और सुलभ न्याय मिलने लगा है। हमारे देश की न्याय व्यवस्था ने सदैव संकट मोचन का काम किया है। न्यायालय में इन दिनों अति आवश्यक मामलों में ही सुनवाई हो पा रही है। मेरी तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति व राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति से यही गुजारिश है कि प्रत्येक पेटिशन में सुनवाई के लिए दोनों ऑप्शन कर देने चाहिए। पेटिशनर चाहे तो अपने मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करे और चाहे तो भौतिक रूप से उपस्थित होकर करे। कोरोना संक्रमण की वजह से हमारी न्यायिक व्यवस्थाओं में जो इस तरह का क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, इस व्यवस्था को वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हमेशा के लिए लागू कर देने से न केवल सस्ते व सुलभ न्याय की परिकल्पना जो हमारे संविधान में अंकित है, साकार हो सकेगी, वरन हम अधिवक्ताओं की इस भाग दौड़ की जिंदगी से हमें निजात मिलेगी। हम हमारे घरों में बैठकर इत्मीनान से पैरवी कर सकेंगे। नमस्कार साथियों, कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जिस प्रकार से राजस्थान हाई कोर्ट में और लोअर कोर्ट्स में वर्चुअल हियरिंग के आदेश जारी किए हैं, ये वर्चुअल हियरिंग के पश्चात भी लोगों को न्यायपालिका प्रॉपर तरीके से राहत दिला पा रही है। आज मैं राजस्थान हाई कोर्ट में आपकी बात करा रहा हूँ अधिवक्ता रविंद्र पालीवाल जी से, जो बताएंगे आपको कि जो वर्तमान हालातों को देखते हुए जो वर्चुअल हियरिंग के आदेश हुए हैं और वर्चुअल हियरिंग जिस प्रकार से हो रही है उसमें और फिजिकली अपीयरेंस में क्या विशेष अंतर है, क्या वास्तविकता में वर्चुअल हियरिंग में लोगों को न्याय मिल पा रहा है या नहीं, इन सभी बातों के लिए मैं आपको जोड़ रहा हूँ एडवोकेट रविंद्र पालीवाल जी से बात कर रहा हूँ कि जो राजस्थान हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। हाँ पालीवाल जी सर, आप बताइए वर्तमान हालातों को देखते हुए क्या किस प्रकार से न्यायपालिका में काम हो रहे हैं और क्या आपको लगता है कि ये प्रॉपर सुनवाई हो पा रही है? जो वर्तमान हालात है, कोविड की जो गाइडलाइंस है, कोर्ट ने जिस हिसाब से वर्चुअल हियरिंग का ऑप्शन दिया है, केवल उस हिसाब से राजस्थान उच्च न्यायालय में जहाँ तक है प्रॉपर काम हो रहा है। जो अर्जेंट नेचर के जो मुकदमे हैं
जैसे जमानत है, कोई स्थगन प्रार्थना पत्र है, और भी आवश्यक जो बहुत अर्जेंट नेचर के मामले हैं, तो वो प्रॉपर सुनवाई में आ रहे हैं, प्रॉपर हियरिंग हो रही है उनमें, और पूरी तरीके से रिलीफ मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि हम जैसे प्रेजेंट होके कुछ ज़्यादा कुछ ऐसे कर पाते, पर वर्तमान हालात में जो चीज सिस्टम डेवलप है वो बहुत ही संतोषजनक है, और इस आधार पे हम अच्छे से न्याय दिला। जैसे आज मैंने एक जमानत प्रार्थना पत्र में बहस की, जो मैं अपने घर से पे ही जो ऑफिस मैंने डेवलप कर रखा है, उसमें अग्रिम जमानत थी जिसमें 376 का मामला था, और उसमें परिवादिया द्वारा मुकदमा दर्ज कराया था, मुझे ले गया और इधर रखा, जगह जगह पे वेरियस पैलेस पे ले गया, और बाद में मेरे साथ गलत काम किया। उसमें माननीय न्यायाधिपति ने सुनवाई करके और उसमें अग्रिम जमानत का लाभ दिया अभियुक्त को, जिससे जिस तरीके से हम वैसे भी हम इतने ही लाभ दिलवा पाते, पर हम इस हालत में, और जब भी हमें कोई काम करना होता है, जो फाइनल प्रेजेंटेशन है या फिर हमें कोई क्लैरिकल कोई काम करना है, तो हम प्रॉपर गाइडलाइन की पालना करते हुए और मास्क वगैरह लगाते हुए हम जाते हैं और हमारा काम करके हम वापस आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हालात संतोषजनक हैं और हम प्रॉपर न्याय दिला पा रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि इस वजह से कोई न्यायालय काम नहीं कर रहा हो, प्रॉपर काम कर रहा है, बाकी अधिवक्ता भी काम कर रहे हैं और समय पे काम हो रहा है। बहुत आवश्यक प्रकृति के काम सारे हो रहे हैं। ये जो जैसे आप बेल एप्लीकेशन मूव करते हो, तो एक तो आप फिजिकली करते हैं और एक वर्चुअली करते हैं, तो इसमें कुछ डिले होता है या प्रॉपर वैसे ही काम चल रहा है? नहीं, प्रॉपर वैसे, और भी मैं मानूं तो पहले से अपेक्षाकृत ज़्यादा स्मूथली काम हो रहा है, क्योंकि जो फाइल कई कोर्टों ने बिल्कुल अगले दिन की आदेश दे रखे हैं कि जैसे प्रार्थना पत्र जमानत के पेश होते हैं तो अगले दिन सुनवाई के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं, और इसलिए हमें प्रॉपर उससे बेहतर काम हो रहा है। क्या आप सोचते हैं कि इस प्रकार की वर्चुअल हियरिंग भी ऑप्शनली होनी चाहिए? सस्ता और सुलभ न्याय की जो परिकल्पना जो हमारे संविधान में दी हुई है, क्या आपको लगता है इस प्रकार से यदि ये वैकल्पिक रूप से ये भी व्यवस्था लागू कर दी जाती है कोर्टों में, तो अपन सस्ता न्याय दिला पाएंगे क्लाइंट्स को? ऐसा आपको कैसा लगता है? पिछले जब से कोविड आया है 2019 मार्च से, तब से कोर्ट ने जब भी अगर फिजिकल हियरिंग भी अगर सुनवाई चालू की, तो ये हाइब्रिड मोड पे रखा है, बहुत फिजिकली एंड वर्चुअली। तो वर्चुअली जिनको करना है भाई घर से, अगर वो सुगम है क्योंकि जो महामारी है तो घर से कर रहे हैं, तो इसलिए कोर्ट ने हमेशा ऑप्शन खुला रखा है, और ये भी मुझे लगता है कि आगे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि जो लोग घर से कर पाते हैं, जो आ नहीं पाते, और सुगम न्याय की जो व्यवस्था जो कोर्ट ने की है, तो वो आराम से सफल हो सकती है और कंटिन्यू होना चाहिए। धन्यवाद। शुभ नाम सर आपका? रविंद्र पालीवाला। पूज्य सिंधी पंचायत शाहपुरा एवं भारतीय सिंधु सभा के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को दिलखुशाल बाग स्थित झूलेलाल मंदिर में सिंध प्रांत के वीर शहीद हेमू कालानी को 79वें बलिदान दिवस पर याद किया गया। कार्यक्रम में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार से मांग की है कि शहीद हेमू कालानी को भारत रत्न दिया जाए। शाहपुरा में प्रतिवर्ष इस प्रकार का कार्यक्रम करने का भी निर्णय लिया गया। सिंधी पंचायत के अध्यक्ष लक्ष्मण पेसवानी की अध्यक्षता व सिंधु सभा के अध्यक्ष चेतन चंचलानी की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता प्रेस क्लब शाहपुरा के महासचिव मूलचंद पेसवानी ने बतौर मुख्य वक्ता अपनी बात कहते हुए कहा कि अमर शहीद हेमू कालानी में देशभक्ति की भावना कूट कूट भरी थी। उनके देश की आजादी में महान योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। बचपन से ही उनमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। उन्होंने 8 साल की उम्र में माँ पिता से कहते आए कि मैं देश के लिए शहीद होना चाहता हूँ। उन्होंने हेमू कॉलोनी के बताए हुए मार्ग पर चलकर उन्हीं के जैसे सच्चा राष्ट्रप्रेम सभी के मन में जागृत करने और राष्ट्रीयता की भावना का सम्मान करने की बात कही। पेसवानी ने शहीद हेमू कालानी की वीरता को लेकर कहा कि अंग्रेजों ने दिल्ली में भारी तबाही मचाने के लिए गोले बारूद से भरी मालगाड़ी रवाना की। इसकी सूचना मिलते ही वीर हेमू कालानी ने अपनी हिंद सेना के साथ ट्रेन को लाहौर में रोका। हेमू कालानी जब मात्र 7 वर्ष के थे तब वह तिरंगा लेकर अंग्रेजों की बस्ती में अपने दोस्तों के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व करते थे। 1942 में 19 वर्षीय किशोर क्रांतिकारी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो नारे के साथ अपनी टोली के साथ सिंध प्रदेश में तहलका मचा दिया था। 1942 में क्रांतिकारी हौसले से भयभीत अंग्रेजी हुकूमत ने हेमू की उम्र कैद को फांसी की सजा में तब्दील कर दिया। फांसी पर झूलना ही बेहतर समझा और मां की चरण वंदना करते हुए कहा, मेरा सपना पूरा हुआ, अब जननी भारत को आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। 21 जनवरी 1943 को इस किशोर क्रांतिकारी को फांसी दे दी गई। कार्यक्रम में सिंधी पंचायत के अध्यक्ष लक्ष्मण पेसवानी ने युवाओं से कहा, देश के लिए काम करें। सिंधु सभा के अध्यक्ष चेतन चंचलानी ने उनकी देशभक्ति को सराहते हुए कहते हैं, ऐसे वीर सदियों में पैदा होते हैं जिन पर पूरे देश व समाज को गर्व महसूस होता है।
सिंधु सभा के महासचिव मोहन लखपतानी ने कहा कि हेमू कॉलोनी सच्चे देशभक्त थे। हम सबके मन में अपने राष्ट्र के प्रति हेमू कालानी की तरह देशभक्ति जागृत करने की आवश्यकता है। इससे ही हम देश की एकता को बनाए रखेंगे। इस मौके पर शंकर ठारवानी, अशोक थानवानी, नरेश तोलानी, नरेश लखपतानी, कांग्रेस महासचिव ओम प्रकाश सिंधी, कांग्रेस नेता सुनील मिश्रा सहित झूलेलाल महिला मंडल की पदाधिकारी मौजूद रहे। न्यू आदर्श श्रमजीवी पत्रकार संघ राष्ट्रीय के प्रदेशाध्यक्ष गौरवजीत हत्ते ने प्रदेश में कोरोना महामारी से बचाव व जागरूकता के लिए प्रदेश भर में पोस्टर लगाने की बात कही। इसको लेकर कोरोना महामारी से बचाव व जागरूकता के लिए पोस्टर का विमोचन लसाड़िया उपखंड अधिकारी सुरेंद्र बी पाटीदार, तहसीलदार डॉक्टर रमेश चंद्र वडेरा, नायब तहसीलदार नारायण लाल सुथार ने किया, जिस पर न्यू आदर्श श्रमजीवी पत्रकार संघ राष्ट्रीय उदयपुर जिला अध्यक्ष नितेश पटेल के निर्देशानुसार शुक्रवार को न्यू आदर्श श्रमजीवी पत्रकार संघ राष्ट्रीय जिला महासचिव ओम प्रकाश कलाल, लसाड़िया तहसील अध्यक्ष वीसी चौधरी, उपाध्यक्ष कमलेश कुमार जैन, सचिव भगवती प्रसाद चौधरी द्वारा उदयपुर जिले के लसाड़िया उपखंड मुख्यालय, तहसील कार्यालय, पंचायत समिति, पुलिस थाना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आश्रम छात्रावास, बालक बैंक व सीबीईओ कार्यालय सहित सरकारी कार्यालयों में कोरोना से बचने हेतु नो मास्क नो एंट्री के पोस्टर लगाए गए। क्षेत्र के कांग्रेसी नेता संपत लाल गर्ग ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भिनाय क्षेत्र के विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने बताया कि विद्युत कर्मियों की लापरवाही के चलते वो न तो मीटर रीडिंग सही ले रहे हैं, ना ही गरीब परिवारों के आवश्यकता से ज्यादा बिल आने की शिकायत पर उन्हें संतुष्ट कर रहे हैं। गर्ग ने कहा कि ऐसे अधिकारियों की वजह से कांग्रेस की सरकार बदनाम होती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार गरीबों की हितैषी सरकार है, लेकिन ऐसे लापरवाह अधिकारियों की वजह से सरकार की बदनामी होती है। गर्ग ने बताया कि गुढ़ाखुर्द में महादेव प्रजापत, जो कि किसान है, के 17,000 रुपये की राशि का बिल आने से उसके होश उड़ गए। ये हालात ज्यादातर लोगों के हैं। गरीब किसान अपने परिवार को पाले या बिल भरे। उन्होंने बताया कि अधिकारी मनमर्जी कर रहे हैं, जिनके खिलाफ कार्यवाही करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि विद्युत कर्मियों से जब कन्हैयालाल लाल वैष्णव, जगदीश मीणा धना खारोल, कन्हैयालाल शर्मा, लालाराम गुर्जर, चांदमल प्रजापत सहित कई ग्रामीणों की मौजूदगी में बात की तो उन्होंने कोई संतोषप्रद जवाब देने की बजाय गलत तरीके से बात की। आज गुढ़ाखुर्द पंचायत का गुड्डा कला गाँव में आया हूँ और अट्टा का जो बिल समाज का जो लोग है, एक बार नहीं 6 महीना हो गया और कोई का 5,000 बिल, कोई का 3,000 बिल। जो आदमी का आज स्थिति है कि बच्चा बच्ची ने ये पाला है या ये लाइट का बिल भरा है और अट्टा बिना क्षेत्र में ये लापरवाह अधिकारी लगेड़ा है, तो न तो कोई सुने ये लोग की जो बिल आ रहे हैं ना भरना पड़ा। कोई का 17,000, कोई का 4,000, कोई का 5,000, जाके एक बल्ब चल रहा है। यह स्थिति है और ये गरीब आदमी या का बच्चा बच्ची ने पाला है या क्या मतलब या बिल भरवा में रहा। तो राजस्थान सरकार ने शान का अधिकारी, लापरवाह अधिकारी सरकार तो बढ़िया काम कर रही। राजस्थान का मुख्यमंत्री जी गरीबों के लिए खूब व्यवस्था कर मिली, लेकिन आज यह स्थिति के लिए लापरवाह जो अधिकारी है ना, या का हिसाब वो सरकार ने बदनाम कर दिया ये लोग। और मैं चाहूँ राजस्थान का मुख्यमंत्री जी हूँ कि भाई ये शान का लापरवाह अधिकारी पर तुरंत प्रभाव कार्रवाई होवे और ये गरीबा ने जो वास्तविक जो बिल आवे, वास्तविक जो लाइट जड़ाया है उतरो ही बिल आवे तो ये लोग भर सके। सिंधी समाज के तत्वावधान में शुक्रवार को बंजारा मोहल्ला स्थित सिंधी मंदिर में शहीद हेमू कालानी शहीद दिवस बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि देश एवं स्वाभिमान के लिए छोटी उम्र में बलिदान देकर हेमू कालानी ने अपना नाम अमर कर दिया। युवा वर्ग को हेमू कालानी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस दौरान मंडल के सदस्यों ने हेमू कालानी के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बलराज मेहर चंदानी, भगवानदास भक्तानी, शंकरलाल होतचंदानी, चेतन भक्तानी, प्रदीप कोडवानी, राकेश बलानी, सावित्री हरवानी, भारती सेवकरामानी, ईश्वरी होतचंदानी, महेश रूपचंदानी, गोपाल रूपचंदानी, अशोक लालवानी, अशोक कोडवानी, सुधीर आहूजा, जय महाराज, नरेंद्र बजाज, पद्मा लालवानी, शैलेंद्र वाधवानी, भोजराज धनजानी समेत सिंधी समाज के कई सदस्य मौजूद रहे। कस्बे के निकटवर्ती गांव कुम्हारिया के किसान लादू गुर्जर ने गुरुवार रात को फांसी लगाकर आत्मदाह का प्रयास किया।
जानकारी लेने पर पता चला कि लादू गुर्जर कुम्हारिया गांव का किसान है और उसने आईसीआईसी बैंक से करीब 1,20,000 रुपए का केसीसी ऋण लिया था। वह समय पर ब्याज नहीं भरने पर उसकी जमीन कुर्क कर दी गई। वह किसान को 2,32,896 रुपये व ब्याज नहीं चुकाने व उसको 19 जनवरी को ग्राम पंचायत के आईटी सेंटर में नीलाम करने का नोटिस आईसीआईसीआई बैंक द्वारा गाँव में जगह जगह चिपका दिया गया, जिस पर किसान ने अपने पास कोई रास्ता न होने व गाँव में बेइज्जती हो जाने पर आत्मदाह का प्रयास किया। गाँव के ही कान्हा गुर्जर व उसके साथियों ने पूरी रात लादू गुर्जर के घर पर रहकर उसकी रखवाली की व उसको आत्मदाह से बचाया। गांव के ही कान्हा गुर्जर का कहना था कि अगर वो लोग समय पर उसके घर नहीं पहुंचते तो लादू गुर्जर आत्मदाह कर यह लीला समाप्त कर चुका होता, क्योंकि लादू गुर्जर पिछले कई दिनों से आईसीआई बैंक के रिकवरी वालों की धमकियों से परेशान हो गया था। व जब बैंक वालों ने उसकी जमीन कुर्क कर नीलामी का नोटिस पूरे गाँव में लगा दिया, जिस पर किसान लादू गुर्जर ने अपने आप को आहत महसूस किया व और कोई रास्ता न होने पर आत्मदाह का प्रयास किया। लेकिन गाँव में जब इसकी सूचना हमें मिली तो हम लादू गुर्जर के घर पहुंचे और उसे समझा बुझाकर मनाया। जानकारी के अनुसार किसान लादू गुर्जर ने आईसीआई बैंक से किसान क्रेडिट लोन केसीसी के तहत अपनी करीब 30 बीघा जमीन पर 1,20,000 का लोन लिया था। वह वर्षा समय पर नहीं होने पर लादू गुर्जर ने अपनी फसल की लागत में नुकसान ढोया व केसीसी लोन का ब्याज समय पर नहीं चुका पाया, जिस पर उसके लोन पर बैंक द्वारा कई तरह की पेनल्टियां व ब्याज लगाकर उसके लोन की बकाया राशि बढ़ा दी, जिस पर किसान लादू गुर्जर आय के अभाव में समय पर ब्याज नहीं चुका पाया व बैंक ने किसान को फोन कर करके अवांछित जुर्माना वसूल करने के लिए कॉल कर करके परेशान किया व बैंक ने अनपढ़ किसान के 1.25 लाख के लोन के लिए 30 बीघा जमीन कोड़ियों के भाव नीलामी पर दांव पर लगा दी। आईसीआईसीआई बैंक के प्रतिनिधि ने कहा कि हम सेटलमेंट के लिए तैयार हैं और अधिक जानकारी के लिए आप आईसीआईसीआई बैंक में आकर संपर्क करें व मैं अपना नाम नहीं बता सकता। भीमराज परिहार तहसीलदार भिनाय ने कहा कि अगर बैंक ने नोटिस दिए होंगे व उन पर किसान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी होंगी तो उसके आगे नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। नीलामी की तारीख 19 जनवरी थी व नीलामी पर रोक के आदेश 20 जनवरी को आए हैं।